चलिए बताइए, साइंस के लिए रेडी हैं सारे? शेयर लाइक करो ऑल, बिल्कुल। टारगेट यूपीएससी जी विद मिस्टर पूनिया बोल रहे हैं कि शेयर कर दो भाई, सारे के सारे स्टूडेंट्स जितने भी इस टाइम लाइव है ना, सेशन को लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो। फिर जल्दी से हम साइंस शुरू करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन रहेगा और हम इन डिटेल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने क्वेश्चन के साथ साथ मुझे आंसर देते चलना है, ठीक है। पहले आप आंसर देंगे फिर मैं आंसर दूंगी, हो सकता है मैं साथ साथ में आंसर दे दूं, लेकिन आपका आंसर आना जरूरी है, ठीक है। बताइए, करें स्टार्ट? एक बार सारे बता दो भाई, क्लास स्टार्ट करें? हाँ जी, जितेंद्र जैन जी ने बोल दिया यस मैम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही, देखो हम कोशिश करेंगे कि आपकी साइंस को आपके सिर के ऊपर से ना टपाए, थोड़ा सा वो नीचे की तरफ आए और नीचे आते आते आपके दिमाग में भी आने लग जाए, ठीक है। क्योंकि देखो सिर से ये ऊपर से जा रही है ना, सिर के अंदर ही तो डालनी है, बहुत करीब हो आप, तो थोड़ा सा तेजी से करेंगे और सिर के ऊपर वाली चीज को थोड़ा नीचे लेकर आएंगे और दिमाग में घुसाएंगे, ठीक है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का फिर, ठीक है भाई, फिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है, as soon as a train start moving, the passenger sitting in it leans back again because of, यानी कि आप आराम से ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन एकदम से चल दी तो आप क्या हो जाते हो, ऐसे हो जाते हो। ट्रेन एकदम से रुक जाती है तो आप क्या हो जाते हो, ऐसे हो जाते हो, ठीक है। आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, अपनी स्कूटी में बैठे हो, तो भी ब्रेक जब लगती है तो आप ऐसे आगे की तरफ चले जाते हो, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ओके राव साहब वेलकम बैक भाई, वेलकम बैक। चलिए साइंस आते ही राव साहब भी जाग उठे हैं और आंसर भी राव साहब का आ गया है, क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिल्कुल सही। हाँ जी, फर्स्ट लो, क्या बोलना चाहते हैं मिस्टर पुनिया, फर्स्ट लो का मतलब? चलिए देखिए, तो ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, देखो ट्रेन पहले किसमें थी, रेस्ट में थी, चलना प्रारंभ करती है, इस लाइन में आपको समझ में आएगा कि ट्रेन पहले रेस्ट में थी, अब वो स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये बोलना क्या चाहता है, ट्रेन किसमें थी, रेस्ट में थी, विराम अवस्था में थी, रुकी हुई ट्रेन थी, और एकदम से वो क्या हो जाती है, मोशन में चली जाती है, यानी वो एकदम से गति में आ गई है। अब क्या होगा, देखो जब भी कोई चीज रुकी हुई होती है, देखो इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया यानी जड़त्व, और जड़त्व का मतलब होता है, वो चाहता है कि जैसा मैं हूं मैं वैसा ही रहूं। आप अगर बेड पे सोए पड़े हो तो आप चाहते हो कि आप सोए ही रहो, लेकिन फिर आपको कोई जबरदस्ती उठाता है ना, या फिर आप कोई काम कर रहे होते हो, जब हम जोश से पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, यानी आप चाहते हो आप पढ़ते ही रहो, आपको कोई रोके ना, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जब कोई चीज चल रही होती है तो वो हर टाइम चलना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती, और जब कोई चीज रुकी हुई होती है तो वो रुका हुआ रहना चाहती है, चलना नहीं चाहती। और जब किसी से कोई जबरदस्ती काम करवाते हैं तो वो गुस्से में आता है ना, बिल्कुल बस वैसे ही समझो, बेचारी आराम से ट्रेन बैठी हुई थी, रेस्ट में थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं चलूं, लेकिन उसे चला दिया गया, तो उसने क्या किया, गुस्सा दिखाया, और पैसेंजर कहां चले गए, पीछे की ओर, ठीक है, पैसेंजर कहां चले गए, पीछे की ओर। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आंसर क्या जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, विराम की जड़त्व की वजह से ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति पीछे की ओर जाएगा। अगर क्वेश्चन इसका उल्टा होता कि चलती हुई ट्रेन के रुकने से व्यक्ति आगे की ओर जाता है, क्यों, तो आप बोलते देखो पहले से ट्रेन चल रही है तो चलने की वजह से होता मोशन का जड़त्व, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि गति का जड़त्व, ठीक है। बिल्कुल मिस्टर पूनिया, बिल्कुल सही, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये, न्यूटन की गति का पहला नियम है ये, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेशन को लाइक करते रहो और शेयर कर दो। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वॉशिंग मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बताइए जो जो कपड़े धोने की मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है। तो देखो आपने नोटिस किया होगा, कपड़े धोने की मशीन गोल 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 घूमती है, और कपड़े जब गोल घूमते हैं तो वो मिट्टी को साइड में फेंकते हैं, ठीक है, यानी कि हो क्या रहा है, जब मशीन गोल 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 घूम रही है तो वो मिट्टी को साइड में फेंक रही है, ठीक है, डस्ट को बाहर फेंक रही है, और जब बल बाहर की ओर लगे ना तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपने एक रस्सी हाथ में पकड़ी और उससे एक पत्थर को बांध दिया, ठीक है, बिल्कुल राव साहब, और आप उसे ऐसे घुमा रहे हो, किया होगा बचपन में ये काम, एक रस्सी से पत्थर को बांध के उसे ऐसे ऐसे घुमाना,
अब कई देर बाद क्या होता है, कई बार रस्सी जो होते है मतलब रस्सी हाथ से छूट जाती है या रस्सी टूट जाती है तो पत्थर बाहर की ओर जाता है। तो वो क्यों जाता है? क्योंकि बाहर की ओर लगता है अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बताओ क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए थर्ड क्वेश्चन, कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? व्हाट कंट्रोल द एयर कंडीशनर इन द रूम? कमरे में जो एसी लगे हुए होते हैं उनका क्या काम होता है? तो पहला काम तो आप सभी जानते हो, एसी क्या करते हैं? तापमान को कंट्रोल करते हैं। सही बात है, एसी आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। एसी लगाया क्यों जाता है? ताकि हमें गर्मी में सर्दी का अनुभव हो, ठीक है, गर्मी ना लगे। तो तापमान को नियंत्रित करने के लिए एसी कार्य करता है। और आपको याद रखना है, देखो जब हम ज्यादा देर तक एसी में रहते हैं ना तो हमें हर चीज फूकी फूकी सी लगती है। क्यों? क्योंकि एसी नमी को भी सोख लेता है। तो एसी क्या करता है? ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है, यानी आर्द्रता को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एसी क्या कार्य करता है? तापमान और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्लियर है भाई? सारे के सारे इस सेशन को शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट्स आ जाएं। ठीक है, हीट को आउट, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब महसूस होता है? देखो जब हम लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो हमें किस टाइम पे ऐसा लगेगा कि हमारा वेट कम है। ठीक है, तो आपको देखो ये कंसेप्ट मैंने बहुत बार समझाया है, एक बार दोबारा सुन लो। देखो जब हम लिफ्ट में बैठते हैं ना, जब हम लिफ्ट में खड़े होते हैं एक्चुअली, तो आप सभी जानते हो कि हमारे ऊपर नीचे की ओर mg लगता है नीचे की ओर mg, और ऊपर की ओर n लगता है नॉर्मल। देखो हम कहीं पे भी खड़े हो, अगर हम धरती पे भी खड़े हैं तो हम खड़े क्यों हैं? क्योंकि हमें नीचे से mg खींच रहा है। अब आप सोचो जब हमें नीचे से कोई बल खींच रहा होगा तो हमें तो धरती के अंदर चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। यानी कि अगर हमें नीचे पृथ्वी mg से खींच रही है ना तो ऊपर n बल हमारे ऊपर लगता ही लगता है। तो जब हम लिफ्ट में खड़े होंगे तब भी हमारे पास mg और n दोनों होंगे। अब होता क्या है, मान लीजिए लिफ्ट जो है वो a एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगे, तो नीचे एक और बल लगेगा जिसे हम बोलेंगे ma का बल। ऊपर क्या लग रहा है? सिर्फ n। नीचे क्या लग रहा है? mg भी और ma भी। तो नीचे का बल क्या हो जाएगा? मतलब अब आपकी बॉडी आपको हल्की महसूस होगी, क्योंकि कोई नीचे से आपको खींचता जा रहा है। तो आपकी बॉडी हल्की कब महसूस होती है? जब लिफ्ट डाउनवर्ड जाती है। ठीक है, जब लिफ्ट नीचे जाती है तब आपको हल्का महसूस होता है, और आपको भारी कब महसूस होता है? जब लिफ्ट अपवर्ड जाती है, यानी लिफ्ट ऊपर जाती है। ठीक है, जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो आपको हल्का महसूस होगा, और जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपको भारी महसूस होगा। और ये भी आप याद रख सकते हो कि अगर लिफ्ट की रस्सी अचानक से टूट जाए, तो आपको लगेगा आप में भार ही नहीं है, और उस सिचुएशन को कहते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, यानी भारहीनता हो जाती है। कब? जब लिफ्ट की रस्सी जो है वो टूट जाती है, क्योंकि वहां पर त्वरण जो है, एक्सेलरेशन जो है, ये जो नीचे का एक्सेलरेशन है ना, ये इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल राव साहब, मिस्टर पूनिया, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बताओ समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि कमेंट 2 ही जने कर रहे हैं, बाकी जने सिर्फ क्लास देख रहे हैं। बताओ समझ में आ रहा है सभी को? इसके बाद डीएनए की मुक्त सिरों को जोड़ने का कार्य करता है। देखो अगर हमें 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है, हम एक डीएनए को दूसरे डीएनए से जोड़ना चाहते हैं, तो याद रखिएगा डीएनए को जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइगेज। ठीक है, तो लाइगेज एंजाइम, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, लिख लो आप लोग। लाइगेज एंजाइम जो है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, डीएनए को जोड़ने का काम करता है, क्लियर है? बताओ क्लियर है इतनी बात सभी को? डीएनए को कौन जोड़ता है? लाइगेज एंजाइम जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज। तो आपको अच्छे से पता है पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है, कई बार ये लिखा होता है 11.20 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक ही बात है, और कई बार लिखा होता है 11.19 किलोमीटर पर सेकंड, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, 19 और 20 कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है,
तो एक ही बात है, पलायन वेग क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी वो वेग होता है जिससे कि किसी बॉडी को फेंकने पर वो कभी वापस नहीं आती, ठीक है। जैसे कि हम कभी कोई बॉल है वो अपने ऊपर ऐसे उछालते हैं तो आपको पता है वो बॉल नीचे जरूर आती है, लेकिन पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे अगर किसी बॉल को फेंकेंगे तो वो वापस नहीं आती, ठीक है। यानी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है, स्पेस में चली जाती है। क्लियर है, बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ऋण मूलक कौन होते हैं, नेगेटिव रेडिकल आर। ये क्वेश्चन मुझसे डाउट में पूछा गया था। ओके, पिंकी फोगाट RIMM, प्रिया पन्नू गुड नून भाई, गुड नून, ठीक है, बिल्कुल सही, 11.20 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षा हेलो, ऋण मूलक कौन होते हैं, नेगेटिव रेडिकल आर। देखो नेगेटिव रेडिकल वो होते हैं जो दे देंगे पॉजिटिव और खुद हो जाएंगे नेगेटिव। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, HCl, HCl है, जब ये टूटेगा तो क्या देगा, ये देगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव देगा। तो HCl ने क्या दे दिया, H पॉजिटिव, बच क्या गया, बच जाएगा उसके पास Cl नेगेटिव। तो नेगेटिव रेडिकल कौन होते हैं, एसिड होते हैं नेगेटिव रेडिकल। सीधे सीधे याद रखो, जो पॉजिटिव दे दे, जो पॉजिटिव दे दे, जो पॉजिटिव दे दे वो होते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो एसिड क्या हो जाएंगे, अम्ल क्या हो जाएंगे, नेगेटिव रेडिकल। और जो नेगेटिव दे दे, जो नेगेटिव दे दे वो हो जाते हैं पॉजिटिव रेडिकल, यानी धन मूलक पॉजिटिव रेडिकल। और कौन दे देता है नेगेटिव, तो देखो जैसे कि NaOH है, ये क्या देगा, ये OH नेगेटिव देगा ना, यानी कि ये नेगेटिव दे रहा है। तो NaOH क्या होता है, बेस, यानी क्षार, यानी जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, वो पॉजिटिव रेडिकल कहलाते हैं, ठीक है। ये किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम पर, ठीक है। टारगेट UPSC विद मिस्टर पुनिया, HCl का pH वैल्यू 1.5, बिल्कुल HCl की pH वैल्यू 1 से 1.5 बोल देते हैं, हमारे पेट में 1.5 से 2 बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि HCl हमारे पेट में मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है, इज द नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल। तो आपको याद रखना है यस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेल कांस्टेबल में आया था। यस, नेचुरल गैस हो, चाहे नेचुरल गैस, कोल या पेट्रोलियम, ये तीनों का नाम जब भी दिखे तो ये तीनों ही ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, ठीक है, कोल यानी कि कोयला, और पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये क्या है, ये तीनों ही फॉसिल फ्यूल होते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए लकड़ी, तो लकड़ी फॉसिल फ्यूल नहीं है, लकड़ी फॉसिल फ्यूल, लकड़ी जो वुड होती है वो जीवाश्म ईंधन नहीं होती, ये भी याद रखना है, ठीक है। सेशन को लाइक कर दो भाई, सेशन को शेयर कर दो सारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अग्निशामक यंत्र बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, स्कूल्स होते हैं जो, उनके अंदर एक लाल रंग का सिलेंडर पड़ा होता है जगह जगह पे, वो होता है फायर एक्सटिंग्विशर। अगर गलती से कहीं पर आग लग जाए तो उसके ऊपर वो स्प्रे करा जाता है ताकि आग रुक सके। तो ये पूछ रहा है उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं अग्निशामक। तो ये पूछ रहा है CH4, यस मीथेन, क्या बोलना चाहते हैं आप, मीथेन जो है जब हाइड्रोकार्बन जलते हैं तब निकलती है। तो CH4 जो हो, अग्निशामक जो होते हैं वो आग को बुझाने में काम आते हैं, और इनमें इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा, इनमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है स्टूडेंट्स, NaHCO3, क्योंकि NaHCO3 को जब हीट दी जाती है ना, देखो जब किसी जलती हुई चीज पे हमने ये डाल दिया NaHCO3, तो इसको क्या मिल गई, आग मिल गई, हीट मिल गई, इसका मतलब हीट हो गया। तो ये दे देती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देती है। अब जली हुई चीज को पूरी तरीके से ढक लेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और आग बढ़ेगी नहीं, आग बढ़ेगी नहीं, ठीक है। बिल्कुल राव साहब, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि NaHCO3 टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड ही देती है, ठीक है। चलिए इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता था,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन वाटर? देखते हैं कौन आंसर देगा, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का। बताओ, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? जल क्या होता है भाई? जल होता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो अनुपात बता दो मुझे, क्लियरली लिख दिया आप लोगों के आगे, अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात क्या हो जाएगा? बताओ भाई, आपके सामने लिखा हुआ है, देखो अनुपात। हाइड्रोजन कितनी है? 2, और ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो रेशो हो गई 2:1, 2:1। बिल्कुल राव साहब, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, बताओ इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट किसकी बनी होती है? इस क्वेश्चन पे मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाली, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता दिया है। टंगस्टन की बनी होती है, और टंगस्टन का सिंबल होता है W, ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, गलनांक बिंदु बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बल्कि मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सही मिस्टर पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? तो हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है भाई? तो आपको याद रखना है, हमारे कान में मिलती है स्टेपिस, स्टेपिस नाम की हड्डी हमारे कान में मिलती है, ठीक है, जो कि सबसे छोटी हड्डी है, कान में मिलती है, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो बड़ी आपको याद रखनी है फीमर, यानी जांघ की हड्डी, ठीक है। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत यानी सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी कौन सी है? तो मैंडिबल, यानी नीचे वाले जबड़े की हड्डी, ठीक है, नीचे वाले जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत कही जाती है, लोअर जो, ये वाली हड्डी सबसे मजबूत, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी, और सबसे छोटी कान की स्टेपिस। बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। मिस्टर पूनिया बिल्कुल करेक्ट। चलिए समझ में आ गई इतनी बात। हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती है? तो हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती है। एक बच्चे में कितनी हड्डियां होती है? तो एक बच्चे में 300 हड्डियां होती है, जो कि बाद में जुड़ जुड़ के 206 बन जाती है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे हेड में, यानी हमारे सिर में कितनी हड्डियां होती है, तो कोई बताएगा सिर में कितनी हड्डियां होती है हेड में? तो देखो हेड में कई चीजें आ जाती है, हमारा फेस आ जाता है, हमारे मुंह में होती है 14 हड्डियां, देखो 14 हड्डियां, ये हमारा जो फेस है ये 14 हड्डियों का बना होता है, ठीक है। हमारे ईयर में, एक कान में 3 तो 2 कान में 6, और हमारे कपाल में यानी सिर में, इसमें कपाल में कितनी हो जाती है? 8 हड्डियां, ठीक है। तो कितनी होगी ये? 14 और 6 20, और 8 28, और एक हड्डी यहां पर होती है, यहां पर हायोइड बोन कहते हैं इसे, ठीक है, जिसके टूटने पे ही सुसाइड हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल टोटल 3 कान में, बिल्कुल सही, ठीक है, दोनों कानों में 2 हो गई, कान के बीच में, ठीक है, ठीक है। तो 29 इज द राइट आंसर। तो देखो, और एक मैंने क्या बता दी? एक मैंने बता दी गर्दन में, यानी नेक में, जिसे हायोइड बोन कहते हैं, ठीक है। जब कोई सुसाइड करता है तो उसकी रस्सी क्या करती है? ये हड्डी तोड़ देती है, और जब हड्डी टूटती है तो वो मर जाता है। तो कितनी हड्डियां हो गई? 29 हड्डियां हो गई हमारे सिर में। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30, तो 120 हड्डियां ये हो गई। 29 हड्डियां सिर में हो गई पूरे, ठीक है। उसके अलावा आप जानते हो 2 यहाँ की हड्डी, 2 पीछे शोल्डर की हड्डी, 2 हिप्स की हड्डी, उसके अलावा एक स्टर्नम हो जाती है बीच में, रिब्स हो जाते हैं, पसलियां, 12 जोड़े हम बोलते हैं, और पीछे हमारी वर्टिब्रल कॉलम हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो जो भोपाल में ट्रेजेडी हुई थी उसमें कौन सी गैस निकली थी? तो आप सभी जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी भोपाल के अंदर, जिसकी वजह से बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम नहीं, हर एग्जाम में। जितेंद्र जैन, मैम साइंस की पीडीएफ चाहिए। जितेंद्र जैन, सारे के सारे पीडीएफ जस्ट क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको सारे के सारे क्या मिल जाएंगे? पीडीएफ मिल जाएंगे। माइक क्या हुआ भाई? राव साहब आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैम चेक करना आवाज ठीक है क्या?
ठीक है, आवाज बिल्कुल सही चल रही है राव साहब, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, मिथाइल आइसोसाइनेट 3 दिसंबर 1984 1984 में एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, ठीक है। साइंस की पीडीएफ जितेंद्र जैन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, साइंस मैजिक बाय दीपाली मैम के नाम से आपको चैनल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान होंगे? देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल अलग होते हैं, हमारा थर्मामीटर होता है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो दोनों कब समान होते हैं? तो याद रखना -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान होते हैं, -40 डिग्री पर। ठीक है, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बिल्कुल एक समान होते हैं। जितेंद्र जैन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, बाद में आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में बताइए कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? मैम टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें डाल दो चैट में, आप चलती हुई चैट में डाल दो। हीमोग्लोबिन में हीम शब्द का क्या मतलब है भाई? हीम शब्द का मतलब होता है लोहा। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? Fe यानी कि आयरन यानी कि लोहा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में हीम होता है। क्लियर है? सेशन को लाइक कर दो भाई, सेशन को शेयर कर दो। जो मेरा चैनल है ना उसको आप ओपन करोगे तो ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे एक लिंक आ जाएगा, उस पर कॉपी कर दो। ठीक है, लोहा। क्लियर है? या नीचे शेयर का ऑप्शन भी होगा मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? बताइए विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट? बताइए किस विटामिन में होता है कोबाल्ट? कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? उसका नाम भी क्या होता है? सायनोकोबाल्मीन। बताओ बताओ, सायनोकोबाल्मीन। बताओ किस में होता है? तो साइनोकोबाल्मीन बोलते हैं विटामिन B12 को। विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट होता है, और विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है भाई? परनीशियस एनीमिया हो जाता है, बाल सफेद होने लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मिस्टर पूनिया, विटामिन B12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तेल तथा जल के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो देखो तेल और जल कभी एक दूसरे में मिलते नहीं है, वो अलग अलग पड़े रहते हैं। और जब कोई दो मिश्रण अलग अलग पड़े रहते हैं ना तो उसे बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल, ललिता राजपूत, विटामिन B12 होता है कोबाल्ट वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वर्किंग हो क्या कहलाता है? देखो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ये, इसे बोलते हैं कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, और एक होता है ये, इसे बोलते हैं कन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। अब देखो किसका परावर्तक सतह? परावर्तक सतह मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो लाइट इसमें यहां आएगी और लाइट इसमें यहां आएगी, तो अंदर की तरफ किसमें? देखो ये अंदर की तरफ है ना, ये सर्कल पूरा कंप्लीट करोगे तो अंदर तो ये है ना, इस सर्कल का तो ये बाहरी पोर्शन है, तो अंदर की तरफ है कनकेव में, तो अवतल दर्पण विल बी द राइट आंसर। अवतल दर्पण विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा भाई? अवतल दर्पण जाएगा, कनकेव मिरर जाएगा। ललिता राजपूत, ठीक है, अवतल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, कैल्शियम आयोडाइड में कैल्शियम की संयोजकता क्या है? ठीक है, वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम आयोडाइड, तो कैल्शियम आयोडाइड होता है ये PaI2। और एक हिसाब होता है देखो वैलेंसी का, कैल्शियम के पैर में जो वैलेंसी होगी, देखो कैल्शियम ये है और आयोडीन ये है, कैल्शियम के पैर में देखो कुछ भी नहीं है, तो आयोडीन की वैलेंसी होगी 1, और आयोडीन के पैर में 2 है तो कैल्शियम की वैलेंसी होगी 2। ये तरीका होता है देखने का। जैसे कि अगर मैंने आपके लिख दिया आगे NaH, ये लिख दिया, तो Na के नीचे भी 1 है, H के नीचे भी 1 है, तो इन दोनों की वैलेंसी 1 हो जाएगी। अगर मैंने आपके आगे लिख दिया MgSO4,
ठीक है, तो देखो Mg के नीचे भी कुछ नहीं है, तो Mg की वैलेंसी और SO4 की वैलेंसी दोनों की एक जैसी है। ठीक है, अगर मैंने आपके आगे लिख दिया Al2SO4 का थ्राइस, तो देखो एल्यूमिनियम के पैर में 2 है, तो SO4 की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। ठीक है, 2 और SO4 के पैर में क्या दिख रहा है 3, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, मतलब उल्टा चला जाता है। देखो ऐसा होता है हिसाब, AlSO4 मैंने लिख दिया, Al की होती है +3, SO4 की होती है -2, दोनों ने एक्सचेंज किया, तो Al के पैर में क्या चला गया 2 चला गया, और SO4 के पैर में क्या चला गया 3 चला गया। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, कैल्शियम की होती है 2, कैल्शियम की होती है 2। बताओ क्लियर है, 2 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है? देखो फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है जब रेड लाइट हो, जब रेड लाइट हो यानी लाल प्रकाश के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि लाल का लैम्डा यानी वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, इसका कंसेप्ट समझाया नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें, रेड में, तो सबसे कम किसने, बैंगनी यानी वॉयलेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ओजोन परत समताप मंडल में किस गैस की परत में रूप में पाई जाती है? ओजोन लेयर इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ विच गैस? तो देखो भाई, देखो भाई बताओ, ओजोन क्या होती है, ओजोन होती है O3, यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ही ओजोन गैस होती है। तो किस गैस में पाई जाती है, O3। ये ब्लू कलर की गैस होती है और बहुत ही गंदी स्मेल वाली गैस होती है, लेकिन ये हमें बचाती है यूवी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। पाई कहां जाती है, तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ओजोन लेयर हमें समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। हम जिस मंडल में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, और उसके ऊपर दूसरी लेयर होती है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पर ओजोन मिलती है, O3 मिलती है। किससे बचाती है, तो यूवी किरणों से हमें बचाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापते हैं? तो ओजोन परत जो होती है उसकी मोटाई किस में मापी जाती है, डॉब्सन यूनिट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, डॉब्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, कि ओजोन परत कितनी मोटी है। ठीक है, बिल्कुल रोटन फिश स्मेल, सड़ी हुई मछली जैसी बदबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23, अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी गैस है। तो अम्लीय वर्षा क्यों होती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से निकलती है NO2 और SO2, नाइट्रस डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये जब पानी के साथ मिलती है, क्योंकि बारिश में तो क्या होता है, पानी होता है ना, तो क्या बना देती है, ये बना देती है HNO3 नाम का नाइट्रिक एसिड, एक अम्ल होता है, और ये बना देती है H2SO4 यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। अब बारिश की जगह क्या बहने लगा, अम्ल बहने लगा, जिस वजह से ताजमहल भी पीला पड़ गया था। ठीक है, डोप नहीं है, डोब है, DOB है वो। ठीक है, बी। ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार बोला है कि HFSC शातिर होती जा रही है। ठीक है, तो स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट, पराबैंगनी विकिरणों की सहायता से जल में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। यह पेयजल शुद्धिकरण कौन सी प्रक्रिया है, जब हम यूवी रेस की हेल्प से पानी को साफ करते हैं? देखो पानी को साफ करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप उसमें क्लोरीन गैस डाल दो, ठीक है, और एक होता है यूवी रेस उसमें पास कर दो। तो जब क्लोरीन गैस डालते हैं ना, तो उसे बोलते हैं क्लोरीकरण। क्या बोलते हैं, क्लोरीकरण। जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं ना, या वाटर पार्क होते हैं, वहां पर क्लोरीनेशन किया जाता है पानी का। ठीक है, क्लोरीनेशन यानी क्लोरीकरण, वो पानी में से क्लोरीन पास कर देते हैं और उससे क्या हो जाता है, पानी साफ हो जाता है। यूवी रेस जब डालते हैं तो उसे बोलते हैं ओजोनीकरण। क्या बोलते हैं, ओजोनीकरण। यूवी रेस पास करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ओजोनीकरण। क्लियर है, बताओ क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। क्या क्वेश्चन है, बताइए हरित लवक में कौन सा अकार्बनिक तत्व उपस्थित होता है? विच इनऑर्गेनिक एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल? तो आपको याद रखना है, इसमें होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की वजह से ही पत्ते हरे रंग के होते हैं। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो पत्ते क्या हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर मनिंदर मैम आपको हिंदी करवाएंगे। ठीक है,
हिंदी में मेल कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप बार बार मांग रहे हैं कि मेल कांस्टेबल के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो वो आपको हिंदी में करवाएंगे इसके बाद, ठीक है भाई। बताओ अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारे पास? ओके, राव साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड? बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है, ठीक है, CO2 और CH4, ठीक है राव साहब, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए खाद्य कौन सा है? कौन सा खाना उसको देते ही उसमें एनर्जी आएगी? तो एनर्जी, इमरजेंसी एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज देता है, क्योंकि ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसे पचाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये उसी टाइम इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। सोनू यूपीएससी, देखो क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का रीजन, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन हम करते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त लाल होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर भी तो लोहा होता है ना, जो हमें लाल रंग देता है। उसी तरीके से बस क्लोरोफिल के अंदर ही मैग्नीशियम होता है जो कि हमें हरा रंग देता है, ठीक है। और डिटेल में चले गए, देखो देखो ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक होता है ये, ठीक है, ये भी हमें हरा रंग देता है। इसी के अंदर होती है क्या? क्लोरोफिल, जो कि हमें हरा रंग देती है, ठीक है। इसी के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। और इसी के अंदर कौन है? इसी के अंदर मैग्नीशियम है। अब देखो, मैंने आपको बोला कि गाड़ी में आप बैठे हो और मैंने बोला गाड़ी कहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप नहीं जा रहे, आप भी तो जा रहे हो ना। तो मैं बोलूं आप जा रहे हो तो भी गाड़ी के साथ ही जा रहे हो, गाड़ी जा रही है तो भी आपके साथ ही जा रही है, बस वैसे ही है। कलर मैग्नीशियम दे, क्लोरोफिल दे, क्लोरोप्लास्ट दे, क्या फर्क पड़ता है? तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही जगह पर बैठे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पोलियो के टीके की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ पोलियो? तो पोलियो के टीके की खोज की थी जोनस साल्क ने। किसने की थी? जोनस साल्क ने। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला टीका किसने खोजा था, तो पहला टीका खोजा था एडवर्ड जेनर ने। कौन सा टीका? तो चेचक का, स्मॉल पॉक्स का टीका खोजा था एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तथा प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर हो तो अवतल दर्पण से बनी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखो ये क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या है? अवतल दर्पण है, तो हमने बना दिया अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या हो गई? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा फोकस हो गया, ठीक है। कोई बॉडी है जो कि इंफिनिटी पे है और उसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक है, फोकस पे कुछ इस तरीके से बनेगा, फोकस पे। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखो आप खुद ही देख रहे हो, दोनों लाइन जुड़ के बहुत ही छोटी इमेज बना रही है। तो पहली चीज स्मॉल बनेगा, यानी छोटा बनेगा। दूसरी चीज ये हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है, हमेशा उल्टा बनेगा, इनवर्टेड यानी उल्टा। और तीसरी चीज ये एक रियल इमेज है, यह एक वास्तविक इमेज है, क्योंकि यह मिरर के आगे की तरफ ही बन रही है। यहाँ पे पीछे बनती तो क्या होती? वर्चुअल। पीछे जब हम इस तरीके से रेखाओं को मिला के बनाते हैं ना, वो होता है वर्चुअल। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये होती है हमारी रियल इमेज यानी वास्तविक इमेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, शरीर के किस भाग में सूर्य के प्रकाश से की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण होता है? तो देखो जब हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो हमें जो प्रकाश मिलता है वो कहाँ मिलता है? हमारी स्किन पे मिलता है। तो त्वचा क्या करती है? स्किन क्या करती है? विटामिन डी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, विटामिन डी को एब्जॉर्ब करती है हमारी स्किन यानी कि हमारा त्वचा, ठीक है। एटी और इन वाला तरीका है क्या मिस्टर पूनिया? क्या बोलना चाहते हैं हम? एटी और इन, एट और इन, क्या होगा एट और इन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30, हमारा लास्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड? तो हमारी बॉडी में देखो, हमारी बॉडी में 3 लार ग्रंथियां होती है, ठीक है। कौन कौन सी? क्या क्वेश्चन है मैम? मोटर व्हीकल से
कौन सी गैस निकलती है? तो मोटर व्हीकल से स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है एक्चुअली, मोटर व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। मैम बाइक या गाड़ी के धुएं में कौन सी गैस होती है? तो इनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? तो हमारी बॉडी में 3 लाल ग्रंथियां होती है, एक होती है पैरोटिड, एक होती है लिंगवल और एक होती है सबलिंगवल। ये 3 लाल ग्रंथियां होती है हमारी बॉडी में। सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी होती है पैरोटिड। इन्हें हिंदी में भी पैरोटिड, लिंगवर और सबलिंगवल ही कहते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो ये थे हमारे आज के साइंस के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आई होप आप लोगों को करके अच्छा भी लगा होगा। बताओ क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई? ठीक है, सोनू यूपीएससी, बाइक के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वैसे उसके अलावा भी और चीजें होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है, उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन यानी CH4 मतलब मीथेन होती है, इथेन होती है, प्रोपेन होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन ज्यादातर बिल्कुल मैंने बताया ना सोनू, नाइट्रोजन भी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, ठीक है। देखो जब HFC ने नाइट्रोजन माना होगा तो ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद अब आप लोग करेंगे हिंदी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अब मैम हिंदी करवाएंगे। यस फ्रेंड्स, हेलो, जल्दी से आ जाइए एक बार फिर से, क्योंकि क्वेश्चंस हैं अब हिंदी के, ठीक है, एक टॉपिक